स्वागत हमारे चैनल YouTube पर। फ्रेंड्स, आज जो है हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से इसको हम कंप्लीट भी करेंगे टॉपिक वाइज। तो हम पढ़ते हैं आज पॉलिटी में हम थोड़ा सा उसके पृष्ठभूमि को बता देती हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति के बारे में विशेष तरीके से हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, संविधान जो है, वैसे तो कैबिनेट मिशन आया था, उसके थ्रू महात्मा गांधी ने कहा था कि हम अपने जो संविधान है अपने अनुसार बनाएंगे। और फिर संविधान सभा का गठन होता है और लगभग संविधान के जो निर्माण करने वाले होते हैं वो लगभग 60 देशों का संविधान को अध्ययन करते हैं और अपनी देश की परिस्थिति के अनुसार उसमें से कुछ अनुच्छेद ले लेते हैं, कुछ संविधान ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान है वो काफ़ी देशों से प्रभावित है और इसके अलावा सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है हमारा संविधान। तो संविधान के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका वो उसको कहा जाता है जो कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका उसको कहा जाता है जो उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उसको कहा जाता है जो उस कानून को उल्लंघन होने से बचाती है या इसकी प्रतिरक्षा करती है। तो इस तरीके या फिर इसको उल्लंघन करने वाले को दंड देती है। इस तरीके से ये 3 भागों में विभाजित है। इसी तरीके से हम आज जो है पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। तो हम इस चीज़ को जानें कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी संसद का एक पार्ट होते हैं। संसद हमसे पूछा जाए कि संसद किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है तो हम याद रखेंगे ये राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलके बना हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो है इससे संबंधित जो रिलेटेड अनुच्छेद है इसको भी हम पढ़ते चलेंगे। इसको याद करने का हम आर्टिकल्स जो है जो टॉपिक बताएंगे उसको तो हम सारा बताएंगे ही। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हम जब सारा पढ़ा लेंगे तो हम जो है उसका सारा आर्टिकल्स बताएंगे। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है हम बताए थे कि ये जो है संसद के अंग हैं और इसके आर्टिकल के बारे में जाने तो हम इसको इस तरीके से फ्रेंड्स याद कर सकते हैं। सरल मतलब 89, 79, 80 और 81। स से संसद 79 और र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा 81। इस तरीके से हम आर्टिकल भी पढ़ते जाएंगे। और फिर फ्रेंड्स, जो राज्यसभा है वो किसको कहा, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज जो है हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं इनके निर्वाचन, योग्यता, शपथ और पदावधि, वेतन, महाभियोग और इनकी शक्तियों के बारे में। तो आज जो है इतना जो है इस पे फोकस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो है इसको समझ सकें। फ्रेंड्स, सारा कुछ किताब में रखा है तो हम चाहते हैं कि आपको एक विस्तृत तरीके से एक अच्छे कंटेंट के रूप में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बताएं, बाकी सब एक समझ विकसित कर दें। बाकी सब तो किताब में है ही। तो फ्रेंड्स, हम बताते हैं आपको जो व्यवस्था होती है 2 तरीके का होती है, 2 तरीके से होता है। एक संसदीय होता है, एक अध्यात्मात्मक होता है। संसदीय वो होता है जिसमें संसद प्रमुख होता है। कौन संसद प्रमुख होता है? संसद प्रमुख होता है। और जो अध्यात्मक है मतलब इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। और अध्यात्मक में क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको भारत कह सकते हैं कि भारत की जो व्यवस्था है वो संसदीय है। और जो अध्यात्मक होता है तो ये इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम रखें तो इसको अमेरिका को रख सकते हैं। अमेरिका में जो है राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं और संसदीय में कहने को तो राष्ट्रपति को प्रमुख बनाया जाता है लेकिन नाम मात्र के होते हैं। तो हम अब जो है राष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनके निर्वाचन के बारे में, कौन कौन इनके निर्वाचन में पार्टिसिपेट करते हैं।
फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है इसमें पार्टिसिपेट लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने संघ शासित प्रदेश, हम जानते हैं विधानसभा सभी राज्यों में कॉमन होता है, लेकिन जो यूटी होता है, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हम जानते हैं, केंद्र शासित, इसके नाम से ही पता चलता है कि केंद्र के द्वारा जो अधीन है। हालांकि अधीन ये राज्य भी हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह है कि सारे राज्य अलग अलग हैं, अपने अपने रूल रेगुलेशन बनाएंगे, दो फ्लैग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो है सारा एक ही है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश है तो एक जगह से हमारा कानून लागू करा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको डिवाइड किया गया है। तो है सब एक ही चीज़। आपातकाल की ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि किस तरीके से सब एक हो जाता है। इसी तरीके से जो यूटी होता है, यूनियन टेरिटरी होता है, केंद्र शासित प्रदेश। फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश में तीन जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हम जानते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आप कहेंगे कि 9 होंगे, पहले 7 थे, 2 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, अब 9 हो गए। लेकिन फ्रेंड्स, हम 2 इसमें मिला देंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम जो है इसको करंट से अपडेटेड रहेंगे। और हम जानते हैं जो दादरा नगर हवेली दमन और दीव है, इसको एक ही में कंबाइन कर दिया गया है, तो अब जो है 8 है। तो यूनियन टेरिटरी 8 हैं, लेकिन उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है। कौन कौन है वो? एक तो दिल्ली है। कौन है? एक दिल्ली है और पुदुचेरी है। हालांकि ये पहले नहीं था, पुदुचेरी है। अब हम जानते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट ना होकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये जम्मू कश्मीर है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के और केंद्र शासित और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हम ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में है, हमसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम याद रखेंगे और हर एक चीज़ को हम बारीकी से पकड़ेंगे, विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जो इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, हम जानते हैं इसमें मनोनयन के भी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अभी जब हम महाभियोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ये किस तरीके से निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं मनोनीत, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये जो है ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम याद रखेंगे, इसके अलावा फ्रेंड्स चुनाव में हम एक चीज़ और भी याद रखेंगे, कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं वो जो है ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते हैं। कम से कम प्रेजेंट टाइम में 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 जो है अनुमोदक होना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसे 15,000 रुपये जमानत के तौर पे जमा भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये पहले इतना नहीं था। 1997 से पहले 10 ही प्रस्तावक होते थे, 10 अनुमोदक होते थे, और जो जमा करने की राशि होती थी वो 2,500 होती थी। क्या होता था कि इसमें जो अनसीरियस कैंडिडेट थे वो भी खड़े हो जाते थे, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता था। तो इस तरीके से जो है इसको मजबूत बनाया गया कि इसमें वही कैंडिडेट खड़े हों जो सीरियस हों। तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये जमानत के तौर पे। ये जमानत का राशि इसलिए जमा कर दिया जाता है अगर कैंडिडेट कुल चुनाव का 1/6 मत भी नहीं पाता है तो ये राशि जो है जब्त कर ली जाती है।
ये राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है। अब इस तरीके से हमने पढ़ा कि इस तरीके से इनका निर्वाचन होता है। और निर्वाचन कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा। अब हम जानते हैं योग्यताओं के बारे में, कैसे इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यताएं के बारे में हम जानते हैं। राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए भारत का नागरिक हो, ये तो पता होना, ये तो कॉमन सी बात है, नागरिक होना कॉमन सी बात है। और इसके अलावा उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए, कम से कम 35 वर्ष, अधिक से अधिक का वर्णन नहीं किया गया है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा वो जो है लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। ये लाभ का पद क्या माना जाता है? इसके अलावा एक चीज़ और हम बता देते हैं कि वो जो है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। तो इसका ये होता है कि वो नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का मेंबर चुने जाने योग्य होना चाहिए। ये लाभ का पद क्या होता है फ्रेंड्स? लाभ का पद उसे कहा जाता है जो सरकारी पद पर कोई भी कर्मचारी हो तो उसको हम लाभ का पद मानेंगे, यानी कि सरकारी पद जो भी होगा वो लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन हम याद रखेंगे राष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ और राज्य पर जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, उसके सदस्य जो है वो लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। तो ये इनकी योग्यताएं होनी चाहिए। अब शपथ की बात करें तो ये शपथ कैसे लेते हैं फ्रेंड्स? राष्ट्रपति का इलेक्शन के बाद हम जानते हैं हर एक इलेक्शन के बाद शपथ का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, ताकि वो संविधान का जिस पद का शपथ ले रहे हैं उसका अतिक्रमण ना कर पाएँ। तो ये जो शपथ का प्रावधान है ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो हम याद रखेंगे ये 60 में कहा गया है, 60 में कहा गया है। और योग्यताएं 58 में कहा गया था, और मैंने चुनाव का नहीं बताया था, चुनाव 54 में कहा गया है। ये आर्टिकल भी याद रखेंगे हम। शपथ में क्या मतलब कहा जाता है कि राष्ट्रपति शपथ लेंगे और किसके समक्ष लेंगे? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, SC सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। किसके समक्ष? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। अगर बाय द वे ये ना हुए तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके समक्ष ये शपथ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी पदावधि फ्रेंड्स हम याद रखेंगे आर्टिकल 56 में कहा गया है पदावधि जो है आर्टिकल 56 में कहा गया है। और इस कहा गया है कि जिस दिन से ये शपथ लेंगे उस दिन से ये 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि कई कंडीशंस हैं जो इस अवधि से पूर्व भी ये हट सकते हैं, चाहे तो अपनी मर्जी से त्यागपत्र भी दे सकते हैं, या फिर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो महाभियोग द्वारा भी उन्हें हटाया जा सकता है। एक बात और भी हम इलेक्शन से रिलेटेड याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो इनका राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, अगर इनके निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। एक बात और ये भी याद रखेंगे, मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो है उनका इलेक्शन हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पाया गया कि वो जो है अवैध तरीके से उनका निर्वाचन हुआ, तो वो जो काम किए होंगे राष्ट्रपति वो काम अवैध नहीं होंगे, काम जो होगा वो मान्य होगा, अमान्य नहीं होगा। तो इस तरीके से भले ही उनका जो है निर्वाचन जो है वो रद्द कर दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य वो रद्द नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो पदावधि भी याद रखेंगे। इसके समक्ष हम याद रखेंगे कि 60 में जैसे ही शपथ लेते हैं वैसे ही 61 में ठीक उसके बाद ही महाभियोग प्रक्रिया चालू होती है। ये महाभियोग क्या होता है?
महाभियोग से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम एक विस्तृत तरीके से समझ रख लेते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी बने हम आराम से टैकल कर सकते हैं। जैसे 60 में उन्हें कसम खिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है, उसी तरीके से बिल्कुल 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, हम याद रखेंगे राष्ट्रपति को यूं ही नहीं हटाया जाता है, इसके लिए 2 प्रावधान है। अगर 2 चीज़ में ये खरे नहीं उतरते हैं तो इन पे महाभियोग लगा सकती है संसद। तो किस तरीके से, कौन कौन सी वो 2 चीज़ें हैं, 2 आधार हैं जिसके थ्रू जो है इनको महाभियोग लगाया जाता है। एक तो असमर्थ हुए, अगर असमर्थता इनका दिखाई दिया, और दूसरी बात ये हुआ कि अगर पद का अतिक्रमण ये करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो इन पे महाभियोग लगाया जाता है। अब देखते हैं महाभियोग लगता कैसे है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो हमारा संसद है वो लोकसभा राज्यसभा से बना हुआ है। तो लोकसभा और राज्यसभा, महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। किसी को भी लगता है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद का अतिक्रमण कर रहे हैं तो ये कहीं भी लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। लोकसभा में अगर सपोज करिए कि लोकसभा में लाया गया, और लोकसभा में लाया गया तो इसके जो 1/4 मेंबर हैं, 1/4 जो सदस्य हैं, वो पहले इस चीज़ पर सिग्नेचर करेंगे कि इसका जो अतिक्रमण किए हैं। और फिर क्या होता है कि ये मेंबर क्या करेंगे कि नोटिस के रूप में राष्ट्रपति को देंगे, और ये कितने दिन के लिए देंगे? 14 दिन। फ्रेंड्स, ये जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे। कई तरीके से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है डेटा। अगर हम इस तरीके से रटते हैं तो वो किसी काम का नहीं, और हमें नॉलेज भी नहीं होगा। तो ऐसी एजुकेशन से हमें कोई मतलब नहीं है कि हम रट्टा मारते जाएं। हम चीज़ों को समझें और लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर आप रटते हैं तो आपके दिमाग से हट भी जाएगा, लेकिन अगर आप जो है एक कहानी के तौर पे, एक समझ के तौर पे उसको विकसित करते हैं तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसके जो हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो होता है कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, एक बार में किसी को नहीं याद होता है। लेकिन अगर हम चीज़ों को बार बार प्रयास करें तो वो चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। जो टॉपर्स वगैरह होते हैं वो भी ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पढ़ के टॉप कर जाते हैं, सबको बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो हम बार बार प्रयास करेंगे और सीखेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। 1/4 सदस्य सिग्नेचर करके भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, और ये 14 दिन के नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को। फिर क्या होता है कि 14 दिन बाद इसमें फिर प्रक्रिया चालू की जाती है, और फिर जांच पड़ताल के बाद कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य, हम बताए थे जरूरी नहीं कि लोकसभा में ये प्रक्रिया शुरू की जाए, ये राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो ये सदस्य जो हैं 2/3 सदस्य, अब ये 2/3 सदस्य जो है सिग्नेचर करके वापस से ये राज्यसभा में भेजेंगी, और राज्यसभा क्या करेगी कि इस पर जांच पड़ताल करेगी। और जांच पड़ताल के बाद ऐसा नहीं है कि अकेले ही कर दिया जाएगा, जांच पड़ताल के दौरान चाहे तो राष्ट्रपति इनके समक्ष आके अपनी सफाई दे सकते हैं या अपनी किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, तो उन्हें इसमें उपस्थित होने का पूर्ण अधिकार है। इस तरीके से हम याद रखेंगे 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर के बाद नेक्स्ट सदन में जाता है, अगले सदन में जाता है, और अगले सदन में अगर 2/3 जांच पड़ताल के बाद ये सही पाते हैं और 2/3 कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य इस पे सिग्नेचर कर देते हैं, उसी दिन मान लिया जाता है राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो गए। तो ये रहा महाभियोग की प्रक्रिया जिसको हमने समझा। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने महापदावधि भी पढ़ लिया, वेतन भी पढ़ लिया, वेतन नहीं पढ़ा सॉरी, वेतन जो है वेतन भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन है 2018 में तो ये 18 में 1.5 लाख ही था। कितना था? 1.5 लाख था। लेकिन उसके बाद 18 के बाद जो है वर्तमान में अब ये 5 लाख हो गया है। कितना हो गया है? 5 लाख। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और महाभियोग हमने पढ़ा, अब हम थोड़ा सा शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं।
अब फ्रेंड्स इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो इनकी शक्तियाँ कई टाइप्स की हैं, लेकिन हम जो है विधायी शक्तियों के बारे में आज चर्चा करते हैं। विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत ये आता है, आर्टिकल 77 कहता है कि जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जितना भी कार्यपालिका निर्णय होगा राष्ट्रपति के निर्णय से होगा, जितनी भी संधियाँ होंगी राष्ट्रपति के नाम से होंगी, तो जितना भी कुछ किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ये तो ये शक्ति है। आर्टिकल 78 में ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की शासन संबंधी सूचना मांग सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं उनका कर्तव्य होगा कि जो सूचना मांगी जाए वो सही तरीके से उन तक पहुंचाई जाए। तो आर्टिकल 78 में कहा गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति ही जो अध्यादेश कह रहे हैं, पहले हम सत्र के बारे में जानते हैं। जो सत्र करवाते हैं राष्ट्रपति करवाते हैं, और ये बाध्य होते हैं कराने के लिए 1 साल में 2 बार। हालांकि इससे अधिक बार भी कराया जा सकता है, लेकिन 2 बार करवाना अनिवार्य होता है। और इन दोनों के बीच कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। कितना? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो 1 साल में 2 बार राष्ट्रपति का ये कर्तव्य है, ये मतलब उनका कार्य है कि वो 2 बार कराएं, बाध्य है कराने के लिए, और दोनों के बीच 6 माह का अंतर हो। हालांकि जो कानून से संबंधित कोई भी एक्ट के संबंधित विवाद होता है तो उसमें भी अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन 2 बार करवाना अनिवार्य होता है। अधिकतम कितनी भी बार हो सकता है, और लेकिन कम से कम 2 बार होना ही चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स हम याद रखेंगे इनकी वीटो शक्ति के बारे में। ये वीटो शक्ति क्या होती है? फ्रेंड्स वीटो शक्ति जो है 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सा? आत्यांतिक होता है, एक आत्यांतिक होता है, आत्यांतिक वीटो होता है, और एक होता है निलंबनकारी वीटो, और एक होता है जेबी वीटो। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आत्यांतिक वीटो, अब्सोल्यूट वीटो उसको कहा जाता है जिसमें जो राष्ट्रपति हो कोई जो है अपनी अनुमति ना दे, कुछ भी ना कहे, तो वो जो है वहीं पे समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसको जो है इसमें कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। और निलंबनकारी वीटो उसको कहा जाता है जो इस शक्ति का यूज़ करके वो क्या करते हैं कि पुनः वो सदन में भेज देते हैं, और सदन में भेज देते हैं। फर्स्ट टाइम तो वो भेज देते हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो उसमें संशोधन करे, और चाहे तो वो जैसे चाहे वैसे जिस तरीके से बनाई थी संसद, उसी तरीके से पुनः उसके पास राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। और सेकेंड टाइम जो है इस वीटो का यूज़ नहीं कर सकते हैं और उन्हें बाध्य होना पड़ता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि सेकेंड टाइम जो है उन्हें देना पड़ता है निर्णय। और एक बात ये भी याद रखेंगे, इसमें जो 2 कानून होता है, धन विधेयक और संशोधन जो संशोधन विधेयक होता है, इसमें जो है ये निलंबनकारी वीटो का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको पुनः ये नहीं लौटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि 2 कानून ऐसे हैं जिनमें जो है ये वीटो शक्ति का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जेबी वीटो का मतलब ये होता है कि वो जो है चुपचाप अपने जेब में रख देते हैं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करते हैं, और फिर क्या होता है वो वहीं पे फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना वीटो शक्ति। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा हम जान लेते हैं अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर संसद जो है सत्र में ना हो, बैठक में ना हो, तो क्या होता है, अगर वो बैठक में नहीं है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि तत्काल कानून की ज़रूरत है हमारे देश में, फिर क्या करेंगे राष्ट्रपति का कहने का मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का महसूस होने का मतलब है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको महसूस होना चाहिए। राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, जो जिनको एहसास होता है वो कैबिनेट मंत्रियों को होता है कि जो है तत्काल जो है इसमें तत्काल कानून की ज़रूरत है। तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र के हैं, घोषणा करते हैं, बाकी जो विश्वास होने का तात्पर्य है वो कैबिनेट मंत्रियों को है कि उन्हें विश्वास ऐसा होता है कि तत्काल कानून की ज़रूरत है। और उस टाइम सदन में ये नहीं होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, या फिर कोई एक भी नहीं होता है, तो ये जो है अध्यादेश जारी कर देते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं। और किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं, तो 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत, और ये जो है इस पे कानून बना देते हैं। और इस तरीके से हम याद रखेंगे कि ये अध्यादेश प्रक्रिया होती है। फ्रेंड्स, आगे का जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।